आप सभी को बचपन में आपको एक बार तो ज़रूर बताया गया होगा कि जब भी आपको कोल्ड एंड कफ होता है, एक्चुअली जब आप स्नीज कर रहे होते हैं तो आपको अपने माउथ और नोज़ एरिया को कवर करना है विद द हेल्प ऑफ हैंकरचीफ या फिर टिश्यू पेपर अगर अवेलेबल हो तो। ऐसा क्यों बोलते हैं? जनरली जब हम स्नीज करते हैं तो मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हमारे नोज़ से रिलीज़ होते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलीज़ होते हैं और ये इलनेस कॉज कर सकते हैं डिफरेंट पर्सन को, हमारे सराउंडिंग्स में पर्सन जो है उनको भी अफेक्ट कर सकते हैं। इन टर्म से ही आज हम बात करने वाले एक ऐसी डिजीज़ के बारे में जो एक्चुअली कॉज होती है एयरबॉर्न बैक्टीरिया से, जिसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो हमारे डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकती है, लेकिन मेनली अफेक्ट करती है हमारे लंग्स को। बैक्टीरिया जो एक्चुअली कॉज करता है ट्यूबरक्लोसिस वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अगर ट्यूबरक्लोसिस लंग से डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट करना स्टार्ट कर दे तो उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। इस कंडीशन में जनरली इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स काफ़ी डिले हो जाता है, यानी कि इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन बॉडी में क्रिएट हो सकती है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस काफ़ी सीरियस कंडीशन है, लेकिन पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की कुछ स्टेजेस हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले इसमें हम बात करेंगे 3 स्टेजेस की, प्राइमरी, लेटेंट एंड एक्टिव स्टेज। ये स्टेजेस डिपेंड करती है हमारे इम्यून सिस्टम पे। प्राइमरी स्टेज में जब एक्चुअली ये डिजीज़ अफेक्ट करती है पर्सन को फर्स्ट टाइम, तो हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड भी एक्टिवेट होता है। इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स जब भी एक्टिवेट होता है फर्स्ट टाइम तो ये एक्ट करता है थ्रू मैक्रोफेजेस जो इसको इनगल्फ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम पर्सन का वीक है एज कम्पेयर टू द डिजीज़ तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ अदर सिम्टम्स बॉडी में कॉज कर सकती है जो हमें देखने को मिलते हैं खासकर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन में। सेकेंड स्टेज की बात करें जिसमें आता है लेटेंट स्टेज। लेटेंट स्टेज में जनरली हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, जिसके कारण सिम्टम्स भी नहीं देखने को मिलते। थर्ड स्टेज में, एक्टिव स्टेज में, ये डिजीज़ अपने सीरियस कंडीशन में होती है और ये जनरली इसके सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं और पर्सन काफ़ी हाईली अफेक्टेड भी हो जाता है। ये है 3 स्टेजेस ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। अब हम डिस्कस करेंगे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के क्या कॉजेज हो सकते हैं। सबसे मेन कॉज है स्मोकिंग। स्मोकिंग एक मेजर कॉज है जिससे आज 1/3 ऑफ पॉपुलेशन पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का शिकार हो रही है। इसलिए स्मोकिंग पे हमें अवेयरनेस फैलाने की काफ़ी ज़रूरत है और ख़ासकर पोल्यूशन भी रिस्पॉन्सिबल है। क्लाइमेटिक कंडीशन और पोल्यूशन जिस तरह से चेंजेस हो रहे हैं आजकल, मॉडर्न जितना हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उससे ज़्यादा पोल्यूशन भी कॉज हो रहे हैं, तो ये भी एक मेजर रीज़न है इस तरह की डिजीज़ होने के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली किस टाइप के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं इन कंडीशन ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। सबसे पहले पेशेंट कंप्लेन करता है फैटिगनेस की, यानी कि वो जल्दी थक जाता है, इस तरह की कंप्लेन पेशेंट करता है। एनोरेक्सिया की कंडीशन भी जनरली पेशेंट में देखने को मिलती है, उसे भूख बहुत कम लगती है। जनरली स्लीपिंग के टाइम भी उसे स्वेटिंग होती है, ये कंडीशन भी पेशेंट जनरली कंप्लेन करता है। और भी बहुत सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं जनरली, जिससे पेशेंट फीवर भी सफ़र कर रहा होता है और उसे बहुत सारे अदर सिम्टम जैसे कि जॉइंट पेन भी उसे देखने को मिल जाते हैं। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की डायग्नोसिस की बात करें तो हम इसमें कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जैसे ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, चेस्ट एक्सरेज एंड स्पूटम टेस्ट। ये काफ़ी कॉमन टेस्ट है जो हम एक्चुअली पेशेंट को प्रेफर करते हैं, जिससे हम एक्चुअली डायग्नोस कर सकते हैं कि वो सफ़र कर रहा है फ्रॉम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। और कुछ फिजिकल डायग्नोसिस के थ्रू भी हम इसे चेक कर सकते हैं, जैसे क्रैकलिंग साउंड हर्ड होती है लंग में, ये भी एक कॉमन सिंपल मेथड है जिससे हम पेशेंट में डायग्नोस कर सकते हैं कि वो सफ़र कर रहा है इस डिजीज़ से। इसके बाद हम बात करेंगे इसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं इन इंटीग्रेटेड वे में थ्रू योगा, नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा। सबसे पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, हम कुछ कॉमन मेडिसिन की बात करते हैं जो हम एक्चुअली पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन में देते हैं, जिसमें हम कुछ मेजर क्वाथ का यूज़ करते हैं, जैसे गिलोय क्वाथ और स्वासरी क्वाथ। ये काफ़ी यूजफुल क्वाथ है जो जनरली पेशेंट को देते हैं जो सफ़र कर रहे होते हैं फ्रॉम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। लक्ष्मी विलास रस एंड गिलोय वटी, स्वासरी वटी, ये काफ़ी यूज़फुल मेडिसिन है जो हम एक्चुअली आयुर्वेदा में देते हैं। इसमें करक्यूमिन गोल्ड भी आ जाता है और ब्रोंको, ये काफ़ी यूज़फुल मेडिसिन है जो एक्चुअली जो आयुर्वेदा में हम देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पंचकर्म चिकित्सा में हम पेशेंट को क्या क्या प्रेफर करते हैं। इसमें हमारा स्वेदन, परिसेक, वमन, विरेचन, ये सारी कॉमन पंचकर्मा चिकित्सा है जिसमें हम इंटॉक्सिफिकेशन के लिए पेशेंट को प्रेफर करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें षटकर्मा में तो हम जलनेति, सूतनेति, कुंजल, एक्यूप्रेशर और ट्राटक पेशेंट को प्रेफर करते हैं। इसके बाद बात करें नेचुरोपैथी में, तो नेचुरोपैथी में हम ठंडा गर्म सेक लपेट छाती में यहाँ पे हम देते हैं पेशेंट को। एब्डोमेन में भी एरियाज़ में हम पेशेंट को प्रेफर करते हैं।
इसके बाद हम नेचुरोपैथी में एनिमा, मिट्टी पट्टी का भी काफ़ी यूज़ करते हैं पेशेंट में। जनरली हम नेचुरोपैथी में पेशेंट को कुछ हेल्दी रिच डाइट, प्रोटीन रिच डाइट, क्योंकि पेशेंट का अचानक से वेट लॉस यानी सडन वेट लॉस हुआ होता है, तो हम पेशेंट को कुछ हेल्दी डाइट प्रेफर करते हैं जिसमें हम विटामिन ए, सी एंड बी कॉम्प्लेक्स रिच डाइट प्रेफर करते हैं पेशेंट को। नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट में सन बाथ, स्टीम बाथ भी काफ़ी हेल्पफुल है। और हम पेशेंट को ये भी प्रेफर करते हैं कि वो अपने रेगुलर डाइट में पेपर, गार्लिक और कुछ नेचुरल हर्ब्स जो हमारे किचन में अवेलेबल हो, उस तरह के डेली हर्ब्स भी हम अपने डाइट में इंक्लूड करें, तो ये भी काफ़ी बेनिफिशियल है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। लास्ट में वीडियो एक मैसेज के साथ एंड करना चाहूँगा, बी विथ नेचर टू स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड जय हिंद।